वेलकम टू CSS क्रैश कोर्स बाय टेक इन्फो YT। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं CSS को फ्रॉम द स्क्रैच और क्विक वे में हम सीखने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये एक टाइप की स्टाइल शीट है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो HTML का पेज है उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम जो है प्लेन HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या वेब पेज बनाते हैं तो HTML में हम जो है सिर्फ फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, वो भी टैग की मदद से। अब CSS की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कलर्स ऐड कर सकते हैं, उसको और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक यूजर एक्सपीरियंस के लिए जरूरी होती है। तो वो हम जो है CSS की मदद से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे वेब पेज का लुक एंड फील बढ़ जाता है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बन जाता है और देखने में भी जो है बहुत अच्छा लगता है। जैसे मॉडर्न वेबसाइट जितने भी आपने विजिट किया होगा उसमें आप देखते हैं वहाँ पर इमेजेस है, उसका लेआउट थोड़ा डिफरेंट होता है, कहीं साइड बार, नेविगेशन बार। तो इन तमाम को जो है हम CSS की मदद से कस्टमाइज कर सकते हैं। और जैसे कि आपने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में भी सुना होगा, देखा होगा मोबाइल में भी कैसे एप्लीकेशन ओपन होती है, तो वो सब भी जो है CSS की मदद से होता है। तो यहाँ पे एडवांटेज आप देख सकते हैं कि इजी टू यूज़ है, हर कोई यूज़ कर सकता है, बहुत सिंपल सिंटैक्स है और जितना आप इसमें खेलेंगे, मतलब जितना कोड आप इसमें लिखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा इसमें समझ आएंगी कि CSS कैसे काम करता है। और देखिए पेज लोड फास्टर, अगर आप कोई अदर फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज़ करेंगे CSS की तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत टाइम लेता है। हालांकि अभी जो है हमारे मॉडर्न ब्राउज़र बहुत फास्ट हो चुके हैं तो उसमें हमको ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन जब कभी भी आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा ना, तब आपको जो है फ़र्क पता चलेगा कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी कितना टाइम लेती है और नॉर्मल हमारी प्लेन CSS कितना टाइम लेती है। उसके बाद में इजी टू मेंटेन, अगर कोई भी यहाँ पर हमको प्रॉब्लम आती है तो उसको इजीली फिक्स कर सकते हैं CSS में। और ये क्या है, ये ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड है, यानी कि अगर आप कोई लाइब्रेरी फ्रेमवर्क यूज भी कर रहे हैं तब भी हमको जो है कस्टमाइज करने के लिए जो है CSS की जरूरत पड़ती है। तो ये असेंशियल पार्ट है, इसका सीखना बहुत जरूरी है। इसमें मास्टर कर लेंगे तो अगर आप UI UX डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट भी अगर कर रहे हैं तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है वेब डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अब CSS को हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे वेब पेज में, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर आप लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें सिंटैक्स होता है, यानी कि रूल होता है कि कैसे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर स्टाइल शीट को कैसे यूज करना है। तो CSS में भी यहाँ पर रूल है, सिंटैक्स है उसका कुछ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्टर है, फिर प्रॉपर्टी है और फिर वैल्यू है। तो तीन पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है CSS के सिंटैक्स को। सबसे पहले जो आता है वो है सेलेक्टर। सेलेक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं ID दे सकते हैं, हम क्लास दे सकते हैं, एट्रीब्यूट दे सकते हैं, या फिर चाइल्ड सेलेक्टर भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा बाउंसर भी जा रहा है तो हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक H1 है, यहाँ पे मैंने लिखा H1। अब H1 क्या है, ये एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के अंदर हम क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि उसमें क्या क्या चेंजेस करके उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं हम, तो ये हमको यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में असाइन करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा, मैं आपको यहाँ पर टाइप करके बताता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा H1। अब ये क्या है, ये एक सेलेक्टर हो गया। अब इसके बाद में हम जो है कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर पहली चीज लिखेंगे हम प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के अंदर मैं लिखता हूँ कलर। अब इस कलर से क्या होगा, हमारा फोर कलर, यानी कि ये जो टेक्स्ट है H1 के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो इस कलर में जो है अब शो होगा। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट किया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड, इतना लिख के आपको सेव कर देना है और आप उस फाइल को रिलोड करेंगे तो देखेंगे कि आपके जो H1 का कलर है वो हो जाएगा रेड। अब इसमें क्या है कि हम जो है जितने भी H1 यूज करेंगे तो सभी का कलर जो है यहाँ पर रेड हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ID और क्लासेस का यूज करते हैं। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही वहां पर चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर, कि उसके अंदर हमको क्या प्रॉपर्टीज और वैल्यूज चाहिए। और हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सेमीकोलन और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे हमने लिखा बैकग्राउंड कलर, जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक। तो इस तरीके से आप जो है मल्टी लाइन भी यहाँ पर
स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो चलिए आई थिंक थ्योरेटिकल पार्ट इतना काफ़ी है, अब डायरेक्टली जो है हम इसके प्रैक्टिकल में जंप करेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस क्रैश कोर्स में जो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करूंगा। आप चाहे तो VS कोड या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो आपको पसंद हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक फोल्डर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे न्यू फाइल और index.html की फाइल, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क लिखेंगे और यहाँ पर जो है टैब प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर हमारे लिए जो है स्केलेटन जो है जनरेट हो जाएगा, अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे टाइटल कट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाम रख देंगे स्टाइल शीट एग्जाम्पल, और हम क्या करेंगे, इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी फाइल पाथ कर देंगे और ब्राउजर पर जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट एंड गो पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऊपर आप टाइटल में देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैसे जो है स्टाइल शीट को यूज करते हैं वो देखेंगे। तो CSS यूज करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास इनलाइन रहता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इनलाइन वाला देख लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है आपको एक H1 टैग यहाँ पर लिखना है जिसके अंदर आप कोई भी टाइटल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू माई चैनल, और हम जो है स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से जो है इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो आपको लिखना है स्टाइल। तो ये हमारा जो है फर्स्ट वे है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइटल के बाद में यहाँ पर जो है स्टाइल टैग ऐड करना पड़ेगा, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को जो है टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है, H1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे H1 और यहाँ पर करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम जो है यहाँ पर स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये H1 क्या है, ये टैग है, और करली ब्रेसेस के अंदर जो है यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना पड़ता है प्रॉपर्टीज को। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, न्यू फाइल यहाँ पर आप बनाएं और इसका नाम आप क्या रख सकते हैं, styles.css। यहाँ पे आपको लिखना है styles.css की फाइल। तो याद रखें .css इसका एक्सटेंशन है, जैसे HTML की फाइल का जो है .html है, उसी तरीके से जो है एक्सटर्नल फाइल शीट अगर CSS यूज करेंगे तो उसका है .css। तो यहाँ पर देखिए हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, इसको हमारे HTML की फाइल में जो है इंक्लूड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेटा को जो है हटा देता हूँ। आप क्या करें, इस टाइटल के बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो मेटा अभी रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे, और सबलाइम में जो है ऑटोमेटिकली जो है ऑप्शन आ जाता है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली आ जाता है और टाइप भी जो है ऑटोमेटिकली जो है इसमें डिफाइन हो जाता है। अगर आपके इसमें नहीं आता तो आपको मैनुअल यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके लिए। अभी से href में क्या करना पड़ता है, आपको जो है आपकी फाइल का पाथ देना पड़ता है। मेरे सेम फोल्डर में सेम डायरेक्टरी के अंदर है, तो यहाँ पर मैं सिंपली जो है यहाँ पर फाइल का नाम लिख सकता हूँ style.css। अगर आपका कोई अदर फोल्डर के अंदर है तो आपको वो पाथ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तभी जो है ये फाइल काम करेंगी। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले। और अब हम क्या करेंगे, इस H1 को टारगेट करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस H1 को अब जो है हमारी ग्लोबल स्टाइल शीट में जो है टारगेट करना है। तो H1 करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। तो कलर इज इक्वल टू रेड, इज इक्वल नहीं, आपको कोलन यहाँ पर लगाना है। तो चलते हैं ब्राउजर पर, पेज को रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है वो रेड कलर में शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप एक्सटर्नल फाइल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हमारे पास क्या है, इसमें यूनिवर्सल सेलेक्टर भी होता है जो कि हमारे पूरे CSS पर जो है अप्लाई होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टार का सिंबल लिखना पड़ता है और उसके अंदर करली ब्रेसेस। अब ये क्या काम करेगा, अब जो है इसकी मदद से आप जो है ग्लोबल स्टाइल शीट को जो है रीसेट कर सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल है। इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, बॉर्डर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम चाहे तो भी ऐड कर सकते हैं। तो कलर हम बैकग्राउंड का देख लेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और इसको हम कर देते हैं, आई थिंक हम क्या करें, इसमें ऑरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर जो है ऑरेंज हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्टाइलिंग का। तो अगर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। तो H1 को आप क्या करें, कॉपी करके नीचे एक और बार पेस्ट कर लें, और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है यहाँ पर इनलाइन स्टाइल या फिर ID या फिर क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है क्लास ऐड कर देता हूँ। तो क्लास, और इसके क्लास नेम हम दे देते हैं हेडिंग, और इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल में जो है टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, सिंपली यहाँ पर लिखे डॉट, क्योंकि ये क्लास है इसलिए आपको जो है यहाँ पर
डॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखे डॉट और फिर आपके क्लास का नाम। तो हमारे केस में क्या है, हेडिंग, और इसके अंदर हम जो है एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कलर है, कलर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड हटा देते हैं या फिर इस पूरे को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका कलर जो है ऐड कर देंगे। तो मैं कर देता हूँ इसका कलर जो है रेड, या फिर हम कर देते ग्रीन, क्योंकि रेड ऊपर ऑलरेडी है हमारे पास। तो इतना लिख के सेव करते हैं, चलते हैं वापस हम जो है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो देखिए हमारी सेकंड हेडिंग जो है अब यहाँ पर ग्रीन में आ रही है। तो इसी तरीके से आप जो कितने बार भी यहाँ पर आईडी क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है चेंजेस कर सकते हैं कलर्स में। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में। एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो इसमें जो है हमको खासा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि देखिए हमारे पास मेजरमेंट यूनिट्स में बहुत सारे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल, ईएम, ईएक्स, ईएन, पीसी एटसेट्रा। तो ये सारे जो है यहाँ पर रिसाइजिंग के लिए जो है यूनिट्स हैं, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को जो है यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा परसेंट वैल्यू, फिर पिक्सल वैल्यू और ईएम या फिर रैम वैल्यू। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन में, वेबसाइट में रिसाइजिंग कर सकते हैं एलिमेंट को। तो यहाँ पे हम देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक HTML की बेसिक फाइल है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग लिखेंगे। तो पी टैग हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ डमी सा टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ लॉरेम 20 और टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर डमी टेक्स्ट जो है जनरेट हो जाएगा। इसको लिखकर सेव करते हैं और ब्राउजर में एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिसाइज करेंगे। तो देखिए अभी इसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने नहीं देखी है, अभी तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो तो हम आगे इसको जरूर देखेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो है स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल डॉट CSS की एक्सटर्नल फाइल है, इसमें हम क्या करेंगे, इस पी को टारगेट करेंगे। तो पी और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज। अब देखिए फॉन्ट साइज को जो है हम यहाँ पर पिक्सल बेस में या फिर ईएम बेस में कर सकते हैं। फॉन्ट के लिए तो परसेंट की वैल्यू हम यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखिए परसेंट क्या होगा, जैसे कि ये हमारी एप्लीकेशन है तो ये क्या है 100% है। तो हम यहाँ पे अगर इसको परसेंट में देंगे तो समझो 10% इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद में 20 इतना हो जाएगा। तो ये सही वैल्यू नहीं होंगी। अगर फॉन्ट है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पिक्सल या फिर जो है ईएम की वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ 2EM या फिर REM। तो मैं यहाँ पे 2EM कर देता हूँ। EM क्या है, ये रिस्पॉन्सिव यूनिट है और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में आपको REM या फिर EM ही मिलेगा। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर लें और इसको रिफ्रेश करके देख लेते एक बार। और हमको क्या करना है, यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो मेटा को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिंक टैग का इस्तेमाल करता हूँ। तो लिंक, और यहाँ पर उस फाइल का पाथ मैं ऐड कर दूंगा style.css। इतना लिख के सेव करते हैं, वापस चलते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए हमारे फॉन्ट का साइज चेंज हो गया। अगर इसी चीज को मैं परसेंट में करता हूँ तो देखिए क्या होता है। मैं इसको लिखता हूँ 10%, सेव, रिफ्रेश। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। 150% कर देता हूँ तो देखिए इससे 1.5 गुना ज्यादा बड़ा ये फॉन्ट नजर आएगा, कुछ इस तरीके से, जो कि नॉर्मल है। आपको अभी इसे समझ में नहीं आएगा, जैसे आप इसमें प्रैक्टिकली करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसमें क्या है, हमारे पास देखिए वैल्यूज बहुत सारी है, लेकिन यूज मैंने क्या कहा, हमारे पास ईएम यूज होता है, परसेंटेज या फिर जो है पिक्सल बेस वैल्यू ज्यादा यूज होती है। आप देखिए क्लियर कट में आप समझिए कि जब भी आपके पास फॉन्ट से रिलेटेड इशू रहेगा, यानी कि आपको उसकी साइजिंग करनी है, तब आप जो है पिक्सल बेस या फिर जो है ईएम बेस, REM बेस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ REM भी, EM या फिर REM बेस, तो ये वैल्यूज आप लिखा करें। और याद रखें कि एक EM का मतलब क्या होता है, 16 पिक्सल। अगर आप नॉर्मली 16 पिक्सल लिखेंगे तो वो एक EM के बराबर होगा। और जब भी आपको जो है इमेजेस या फिर डिव एलिमेंट्स, कार्ड्स वगैरह आपको उस पर स्टाइलिंग करनी है, तब जो है आप परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पर ऐड करें। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कलर्स का, क्योंकि हमको हमारी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाना है तो उसके लिए हमको बहुत सारे कलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए कलर्स को लिखने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर प्रॉपर्टी है कीवर्ड्स की।
तो कीवर्ड्स में क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जैसे कि रेड, यहाँ पे मैंने लिखा ब्लू। तो इस तरीके से जो है आप कीवर्ड्स में जो है इसका नाम लिख सकते हैं कलर का। तो सारे सपोर्ट नहीं करता, बहुत सारे इसमें जो है रेगुलर कलर्स जो है वो मिल जाएंगे आपको। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर कलर आपको यूज़ करना है तो फिर आपको जो है हेक्स कलर कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये स्टार्ट होते हैं हैश सिंबल से, उसके बाद में यहाँ पर उसका कोड होता है, जैसे कि यहाँ पर व्हाइट के लिए FFF। तो इस तरीके से यहाँ पर हेक्स कोड इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद में आता है RGB या फिर RGBA कलर्स। तो ये भी क्या है, कलर का कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है, जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों के कॉम्बिनेशन से जो हमको एक कलर मिलता है। तो ये वैल्यूज को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए एक वेबसाइट है htmlcolorcodes.com। तो यहाँ पे अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे कोड मिल जाएंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे हेक्स कलर, RGB कलर, HSL कलर भी है। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये RGB यहाँ पर आप देख सकते हैं, और साथ ही में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पर कलर्स मिल जाएंगे ऑप्शन, आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका कोड जो है कॉपी कर सकते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर रेड कलर, फिर उसका हैक्स, फिर RGB कलर। और ए में क्या है देखिए, हाँ आपको अगर ए से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो ए जो है ओपेसिटी के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हम आगे देखेंगे तो आपको और जो है इसकी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। तो चलते वापस सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो स्क्रीन में। एक तरफ है हमारा HTML का कोड, सेकेंड है हमारे पास यहाँ पर style.css की एक्सटर्नल फाइल। यहाँ पे हमारे पास देखिए एक H1 है जिसके अंदर मैंने टाइटल लिखा है वेलकम टू माई चैनल। और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे अभी कोई भी स्टाइलिंग नहीं की हुई है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने एक क्लास ऐड किया है यूनिट की। अब इस क्लास को हम जो है टारगेट करेंगे यहाँ पे, तो डॉट यूनिट और करली ब्रेसेस। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है हम इसको टारगेट कर पाएंगे। तो कलर हमने लिखा, अब यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू लिखना है। तो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन रेड। तो ये क्या हो गया, ये कीवर्ड हो गया। ये हेक्स कलर कोड हो गया, हेक्स का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे हेक्स का। और ये RGB कलर यहाँ से कॉपी किया, अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे सेव किया, ये भी फाइल को सेव करेंगे, कॉपी फाइल पाथ, और यहाँ से न्यू टैब ओपन करके मैंने पेस्ट एंड गो कर दिया। तो देखिए उस कलर का हमको यहाँ पर टेक्स्ट मिल गया। तो इस तरीके से आपको जो भी कलर पसंद है तो आप इस htmlcolorcodes.com पर से जो है इसको कॉपी कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स हैं, आप नीचे इसको एक्सप्लोर करेंगे तो और आपको मिलेंगे। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर कलर बना सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ से हम जो है खुद से भी कलर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर कलर हमको शो करेगा। ऊपर कोड है तो आप वहां से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से कॉपी कर लिया, RGB के लिए इस तरीके से, और इसको यूज कर सकते हैं आप। और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो डाउनलोड की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर हम सिंपली जो है कोड को कॉपी करके यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फॉन्ट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हम जो है टेक्स्ट को जो है कैसे उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए CSS में है फॉन्ट्स के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि फॉन्ट फैमिली, यानी कि आपके फॉन्ट का फैमिली कौन सा हो। फैमिली का मतलब क्या है कि बहुत सारे हमारे पास फैमिलीज होती है, सेंस सेरिफ, रोबोटो। तो ये डिफरेंट टाइपोग्राफी के टाइप है जिसमें हम जो है इसकी फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में आता है स्टाइल, यानी कि आपको वो कैसा चाहिए, इटैलिक, ऑब्लिक। तो हम जो है फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी की मदद से जो है उसको चेंज करते हैं। उसके बाद में उसका वेरिएंट भी हम सेट कर सकते हैं। फिर फॉन्ट वेट आता है, बोल्ड करना है, लाइट करना है, फिर फॉन्ट साइज है, और साथ ही में हम जो है शॉर्ट हैंड सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, वापस सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर चलते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए H1 है। तो इस H1 के अंदर जो है हम फॉन्ट्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो मैं लिखता हूँ फॉन्ट्स, तो ये मैं कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट कैसे करना है, आपको स्लैश लगाना है, स्टार लिखना है, और उसके बीच में आप जो भी लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉन्ट्स लिखा हुआ है, तो उसको एज अ कमेंट जो है ट्रीट करेगा। अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं तो आप क्या करें, कुछ भी टेक्स्ट लिखे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, कंट्रोल बटन और क्वेश्चन मार्क बटन पर एक साथ प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है कमेंट बन जाएगा। अगर वही कमेंट पे आप एक बार और करेंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉन्ट फैमिली, और सबलाइम टेक्स्ट में हमको यहाँ पर सजेशन में भी शो करता है। अब फॉन्ट फैमिली में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट फॉन्ट लिख सकते हैं। जैसा कि अभी देखिए हमारे स्क्रीन पर क्या है, ये डिफॉल्ट है, हमारे ब्राउजर का डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ पर उसने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो हमको शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ रोबोटो। रोबोटो भी क्या है, एक फॉन्ट फैमिली है। आपको नहीं पता तो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, या फिर हम जो है थोड़ी देर में गूगल फॉन्ट्स भी देख लेंगे, तो आपको इससे और ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा।
यहाँ पे इतना लिख के मैंने सेव किया, वापस चलता हूँ। अब रिफ्रेश जैसे करूंगा तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो देखिए इसका जो फाउंट फैमिली है तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए लुक एंड फील जो है फाउंट की चेंज हो जाएंगी। रिफ्रेश, तो देखा आपने, नोटिस किया पहले क्या हो रहा था, हमारे पास डिफॉल्ट आ रहा था, अब हमारे पास कौन सा फॉन्ट आ रहा है जो हमने यहाँ पर फॉन्ट फैमिली के अंदर सेट किया था। अब इसके बाद में हमारे पास क्या था, यहाँ पर है फॉन्ट का स्टाइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल और यहाँ पे हम कर देंगे इटैलिक। इतना लिख के सेव करें, वापस चलते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक में हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते थे, आई टैग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सीएसएस ने हमारा काम आसान कर दिया। इटैलिक प्रॉपर्टी की मदद से हम जो है इसको इटैलिक कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास था फॉन्ट वेरिएंट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे हम फॉन्ट वेरिएंट भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉन्ट वेरिएंट और यहाँ पे हम कर देंगे स्मॉल कैप। तो इससे होगा क्या, देखिए एक बार आपको यहाँ पर अच्छे से व्यू मिल जाएगा। तो हमने जैसे वेरिएंट चेंज किया तो इसने जितना भी हमारा टेक्स्ट था उसको जो है अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो है आप वेरिएंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की एक और प्रॉपर्टी है जो कि हम देखेंगे थोड़ी देर में, तो वो बेस्ट होती है। तो ये वेरिएंट इतना यूज नहीं होता है। इसके बाद में हमारे पास है वेट। हाँ, फॉन्ट वेट काफी ज्यादा यूज होता है, तो आप इसको जरूर यूज करें। और फॉन्ट वेरिएंट हमको जरूरत नहीं पड़ती, फॉन्ट वेट की जरूरत पड़ती है। तो इस फॉन्ट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोल्ड और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। तभी इतना कुछ खास इसमें इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पी टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, पी टैग, और इस पी टैग को क्लोज किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट वेट एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे और डायरेक्टली पी को यहाँ से टारगेट कर लेते हैं। तो पी, और यहाँ पर मैं एक स्पेस ऐड कर देता हूँ पी, और इसके अंदर हम करेंगे फॉन्ट वेट और इसको हम कर देंगे बोल्ड। तो पहले डिफॉल्ट एक बार चेक कर लेते हैं ना। मैं इतना लिख के इसको सेव करता हूँ, सिर्फ HTML की फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो ये नॉर्मल हमारा जो है पी टैग है। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए बोल्ड कर दूंगा तो कुछ हमको डार्क नजर आएगा। तो अभी नॉर्मल है, लाइट है, जैसे रिफ्रेश किया तो ये बोल्ड हो गया। इसको और हम डार्क कर सकते हैं, तो उसके लिए एक और चीज होता है जैसे कि बोल्डर, तो ये और थोड़ा डार्क हो जाएगा। चलते हैं वापस, रिफ्रेश करेंगे तो ये माइनर चेंजेस है, आपको नजर नहीं आएगा ज्यादा, मगर इसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड होते जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पी टैग के अंदर जो है इनलाइन में क्या करेंगे, फॉन्ट का जो है यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज जो है चेंज कर लेंगे। तो फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कर देते हैं 30 पिक्सल। इतना लिख के सेव करते हैं, चलते हैं वापस, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है फॉन्ट का वेट चेंज हो गया। तो इस तरीके से जो है आप फॉन्ट साइज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अगर आप 300 कर देंगे तो ये उतना साइज ले लेगा, 300। और यहाँ पे रिफ्रेश, ओके 300 ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ये देखिए मुझे पूरा जूम आउट करना पड़ रहा है तब जाके ये शो हो रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, वापस से नॉर्मल कर देता हूँ सबसे पहले। आई थिंक यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरईएम की वैल्यू भी देख लेंगे ना। तो आरईएम में भी देख सकते हैं हम, जैसे कि 7 आरईएम या फिर ईएम आप कह लीजिए। तो यहाँ पे देख लेंगे 7 ईएम। इतना लिख के सेव करें, चलते हैं ब्राउजर पर, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये भी कितना हो रहा है, 7 मतलब 16 इंटू 7। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है। तो मैं सिंपली 2em कर देता हूँ, 2em, रिफ्रेश। ये थोड़ा नॉर्मल सा नजर आ रहा है, हालांकि ये भी H1 की उतनी जगह ले लिया इसने, यानी कि 32 पिक्सल यहाँ पर ये ले रहा है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा फॉन्ट फैमिली। और साथ ही में जो है आप एक ही उसमें भी लिख सकते हैं फॉन्ट को। तो यहाँ पे आप सिंपल फॉन्ट लिख सकते हैं और उसके बाद में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इटैलिक। तो ये क्या हो गया, फॉन्ट का जो है यहाँ पर स्टाइल हो गया। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसका वेरिएंट दे सकते हैं। तो वेरिएंट की हमको जरूरत नहीं है, हम जो है वेट दे देंगे बोल्ड करके। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइज दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 15 पिक्सल कर देता हूँ और यहाँ पर इसको भी हम रोबोटो कर देंगे। तो ये फॉन्ट फैमिली हो जाएंगी उसकी। इतना लिख के सेव करें, चलते वापस, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है रोबोटो हो चुका है इसकी फॉन्ट फैमिली। आप चाहे तो देखिए इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करें, आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर फॉन्ट है, फिर ये फॉन्ट क्या है, इटैलिक है, बोल्ड। यहाँ पर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारी प्रॉपर्टीज।
तो इस तरीके से भी आप जो है चेक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए इस एरो पर क्लिक करें और सेलेक्ट करें उतना पर्टिकुलर टैग। देखिए यहाँ पे हमने पी टैग को सेलेक्ट किया। अब उसके अंदर क्या है देखिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज की हुई है। तो यहाँ पे बता रहा है इटैलिक, बोल्ड, 15 पिक्सल और रोबोटो। इस तरीके से हम एच का भी देख सकते हैं, जैसे कि ये वेलकम टू माय चैनल का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यूनिट की क्लास थी, उसके अंदर हमने कलर ऐड किया था, फॉन्ट फैमिली रोबोटो, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक और फिर यहाँ पर फॉन्ट वेट हमारा बोल्ड था। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पर इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल फीचर है। अगर आपको कोई अदर वेबसाइट का जो है कलर्स या फिर कुछ भी कॉपी करना है तो आप इस तरीके से भी कॉपी कर सकते हैं और अपने कोड में भी इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल फॉन्ट्स के ऊपर। लेकिन देखिए पिछले इसमें हमने जो यहाँ पर रोबोटो का जो फॉन्ट यूज़ किया है तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो ये फॉन्ट जो है वर्क नहीं करेगा, आपको कोई अदर फॉन्ट देखना पड़ेगा जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। चलते हैं वापस गूगल फॉन्ट्स की तरफ। तो हमको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन में वेबसाइट में जो है अगर कभी भी गूगल फॉन्ट्स को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, क्योंकि जब भी हम यूआई यूएक्स डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स मिलते हैं जो कि हमको यूज़ करना पड़ता है। तो सारे फॉन्ट्स जो है रोबोटो नहीं रह सकते, बहुत सारे हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ और बहुत सारे जो है इसमें टाइप्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप क्या करें, गूगल ओपन करें और यहाँ पे क्या टाइप करें आप, गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा गूगल फॉन्ट्स के लिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं। बहुत टन्स ऑफ यहाँ पर फॉन्ट्स है, तो आपको पसंद करना है कि आपको कौन-सा चाहिए। हालाँकि सबसे पॉपुलर आप चेक कर सकते हैं रोबोटो है। तो हमने ऑलरेडी रोबोटो तो देख लिया, हम क्या कर सकते हैं कोई और यहाँ पे ऐड कर देंगे। कोई अलग सा जो कि हमको डिफरेंट भी नज़र आए, क्योंकि देखिए हमारे पास ऑलरेडी रोबोटो है और बाकी सब भी रोबोटो की तरह ही दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे कॉमिक्स के लिए देख लेते हैं, कॉमिक। देखिए यहाँ पर कॉमिक के लिए एक है कॉमिक नियो, तो इसका यूज़ करके देख लेते हैं हम। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएँगी कि आपको कौन-सा सेलेक्ट करना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे लाइट है, लाइट इटैलिक है, तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर रेगुलर है, तो इसको सेलेक्ट करें यहाँ से। सेलेक्ट करने के बाद कुछ राइट हैंड साइड पे कुछ इस तरीके से विंडो पॉपअप होंगी। अभी इसको रहने देते हैं और यहाँ से देखिए आप और बोल्डर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेगुलर हमारे लिए काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से फ़ॉन्ट्स को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले है लिंक टैग की मदद से। तो लिंक टैग में क्या होगा, यहाँ पर हमको देखिए लिंक टैग मिलता है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, हमारे हेड टैग के अंदर जो है हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिए। इतना लिख के आप सेव कर लें। वापस चलते हैं गूगल फॉन्ट्स पर। उसके नीचे देखिए यहाँ पर हमको कुछ फॉन्ट फैमिली इस तरीके से सेट करना पड़ता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हमने रोबोटो ऐड किया था ना, तो ये किसके लिए है, ये H1 के लिए है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास है फॉन्ट फैमिली कॉमिक नियो कर्सिव। इतना लिख के सेव करें। चलते हैं वापस और देखिए अभी हमारे पास ये जो है वेलकम टू माय चैनल, ये जो है रोबोटो में है। तो अब हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो इसका जो है फॉन्ट चेंज हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये इटैलिक भी है क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ था फॉन्ट स्टाइल में। तो इसको रिमूव कर दें, सेव करते हैं, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए कॉमिक का जो है यहाँ पर परफेक्टली जो है टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ये फ़ॉन्ट हमारे पास देख सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। हालाँकि कंपेयर की तो ज़रूरत नहीं है। और दूसरा वे भी है यहाँ पर @import का साइन। अगर ये यूज़ करेंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर इम्पोर्ट को कॉपी करना है। हम क्या करेंगे, कोई और फ़ॉन्ट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वापस गूगल फ़ॉन्ट पर चलते हैं और यहाँ से कोई और यहाँ पर सर्च कर देंगे, जैसे कि हेल्वेटिका। हेल्वेटिका आई थिंक पेड है, तो फ्री वाला कोई भी हम यहाँ पर कर्सिव के लिए देख लेते हैं, ठीक है? कर्सिव, यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं कर्सिव के लिए। आई थिंक कर्सिव के लिए कोई ना कोई होगा, देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ही है हमारे पास रेगुलर साइज, इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ से @import का हमको कॉपी करना है, तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। अब चलते हैं वापस वापस सबलाइन पर और इस यूनिट से पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जो है इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे टॉप पे जो इसको इंपोर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन इसके लिए सेम फॉन्ट फैमिली हमको लिखना है। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से रोबोटो निकाल देता हूँ मैं। और इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे फॉन्ट फैमिली। इतना लिख के आप सेव करें। चलते हैं वापस। अभी जो है ये भी रोबोटो में है हमारा पैराग्राफ।
जैसे रिलोड करेंगे तो देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप जो है गूगल फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पेड है, जो फ्री है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पेड है तो जब आपकी रिक्वायरमेंट है आप तभी इस्तेमाल करें, वरना रोबोटो तो डिफ़ॉल्ट है, बेस्ट है रोबोटो कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। अब बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है जो कि बहुत यूज़फुल है और हमारे रेगुलर कोडिंग के टाइम पे ये यूज़ होती है। जैसे कि कलर, हम कलर तो ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें डायरेक्शन है कि टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे। साथ ही में जो है यहाँ पर लेटर स्पेसिंग होती है कि लेटर के बीच में कितना स्पेस चाहिए, फिर वर्ड के बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए, टेक्स्ट इंडेंट है, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत यूज भी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस चलता हूँ सबलाइम में और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और पुराने इसको डिलीट कर देते हैं, वरना थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा एक पी टैग और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कलर और डायरेक्शन देख लेंगे, टेक्स्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनलाइन स्टाइल दे देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टाइल या फिर एक्सटर्नल यूज करें तो एक्सटर्नल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस पी के अंदर से जो है फॉन्ट फैमिली रिमूव कर देंगे और इस पी के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कलर असाइन कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ कलर और इसको हम कर देंगे ऑरेंज। इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई। ये पी टैग ये एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पर आ चुका है हमारे पास और ऑरेंज मैंने यहाँ से जो है मैं कोटेशन निकाल देता हूँ। वापस चलते हैं तो देखिए ऑरेंज में आ रहा है बराबर, जूम कर देता हूँ, टेक्स्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे हम जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना है डायरेक्शन और डायरेक्शन के अंदर हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कैसा चाहिए। तो राइट टू लेफ्ट इस तरीके से लिख देंगे हम। अब सेव करते हैं, चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो गई, टेक्स्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये राइट साइड से शुरू हो गया हमारा। इसी तरीके से आप जो है इसमें और चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल स्पेस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट। तो ये तो डिफ़ॉल्ट होता है, रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग को भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे लेटर स्पेसिंग और इसके अंदर आप जो है पिक्सल बेस वैल्यू यहाँ पर या रैम बेस या ईएम बेस वैल्यू जो है आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम कर देते हैं 10 पिक्सल, इतना लिख के सेव करते हैं और पेज को रिलोड करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो लेटर के बीच में जो है यहाँ पर स्पेस आ रहा है। तो ये कितना स्पेस आ रहा है, सबके बीच में जो हमने 10 पिक्सल किया था तो 10 पिक्सल का जो है स्पेस आ रहा है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा जूम किया है मैंने, अगर आप ओरिजिनल में देखेंगे तो कुछ इस साइज का आपको दिखाई देगा। बस आपको अच्छे से दिखे इसलिए हमने यहाँ पर जूम किया हुआ है। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है, वर्ड स्पेसिंग है या फिर स्पेस बिटवीन भी कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ड स्पेस कर देंगे, वर्ड स्पेसिंग के वर्ड के बीच में कितना स्पेस चाहिए हमको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 पिक्सल कर देते हैं, आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा 5 पिक्सल। चलते हैं रिफ्रेश करते हैं तो कोई भी इम्पैक्ट हमको अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको बढ़ाकर चेक कर लेते हैं या फिर हम इसको इनलाइन करके देख लेंगे अगर ये वर्क नहीं किया तो। इसको मैं करता हूँ लेटर स्पेसिंग को कमेंट और वर्ड स्पेसिंग को 5 पिक्सल कर देता हूँ और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर जो है दोनों वर्ड के बीच में जो है 5 पिक्सल का हमको स्पेस दिखाई दे रहा है। तो इसको और बड़ा कर सकते हैं हम, जैसे 15 पिक्सल कर दिया हमने, सेव रिफ्रेश। तो 15 पिक्सल का दोनों के बीच में हमको स्पेस मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आप वर्ड स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेंगे यहाँ पर अलाइन की प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट अलाइन भी होता है तो यहाँ पे आपको लिखना है अलाइन और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो जो टेक्स्ट है अब वो सेंटर में चला जाएगा। तो रिफ्रेश, देखिए टेक्स्ट हमारा जो है वो सेंटर में हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट राइट में यहाँ पर भेज सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट तो अब पूरा टेक्स्ट जो है राइट में चला जाएगा। तो इस तरीके से टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी काम करती है। और हमारे पास क्या है यहाँ पर, डेकोरेशन के लिए भी है ना। तो डेकोरेशन हम जो है लिस्ट के अंदर देख लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का जो है प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इसको हम कर देंगे अपर केस। अपर केस का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज। अभी ये क्या है हमारे पास, लोअर केस में है। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये अपर केस में हो जाएगा, टेक्स्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है।
और साथ ही में जो है टेक्स्ट शेडो भी है, तो टेक्स्ट शेडो, और यहाँ पे आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो शेडो के लिए हमको जो है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यहाँ पर हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो 4 पिक्सल, फिर 4 पिक्सल हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। फिर ब्लर भी यहाँ पर ऐड करना पड़ता है हमको, तो 8 पिक्सल का ब्लर हम ऐड कर देंगे। और कलर हम यहाँ पे दे देंगे ब्लू। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर ब्लर और कलर, इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर शो हो रहा है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, जैसे कि 14 पिक्सल और 14 पिक्सल, रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर नीचे अब बराबर से थोड़ा शो हो रहा है। तो कुछ 3D के जैसा इफेक्ट हो रहा है, इतना भी खास नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमको इससे समझ में आ रहा है। तो ब्लर हम जो है यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 18 पिक्सल इसको कर देते हैं हम, रिफ्रेश। तो देखिए बहुत लाइट सा यहाँ पे शो करेगा। मैं इसको क्या करता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो हमको और थोड़ा गहरा नजर आएगा। देखिए 1 किया तो ये टोटली रिफ्लेक्ट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 कर देते हैं, 5 पिक्सल एंड रिफ्रेश। हाँ, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। बहुत रेयर केसेस है जिसके अंदर हमको जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराना पड़ता है। हालांकि हम जो है बॉर्डर को जो है यानी कि एक बॉक्स बना के उसको शेडो की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। टेक्स्ट को डायरेक्टली हम जो है शेडो की प्रॉपर्टी असाइन नहीं करते हमारे रेगुलर प्रोजेक्ट में। तो आई होप आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज समझ में आ गई है। तो बहुत सारे हैं, आप चाहे तो 1 बाय 1 इसको ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड्स के बारे में। तो बैकग्राउंड भी बहुत यूज होता है जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो बैकग्राउंड के अंदर जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड के अंदर जो है इमेज ऐड कर सकते हैं। फिर इमेज के अंदर भी हमारे पास क्या है कि कभी कभार जो है इमेज फुल विड्थ की नहीं होती, तो हम उसको सेट कर सकते हैं। और छोटी इमेज रही तो बार बार इस पर जो है कॉपी बन जाती है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद में बैकग्राउंड की इमेज को हम पोजीशन कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर वो देखनी है। और यहाँ पर इन दी एंड है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो कभी ना कभी आपने देखा होगा कि जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो इमेज जो है फिक्स रहती है और उसके ऊपर का कंटेंट चेंज होता है, तो हम उसको जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट की मदद से करते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो देखिए मेरे पास एक इमेजेस का फोल्डर है जिसके अंदर 2 फाइल्स है, एक बैनर 1 png और एक demo.jpg। तो ये 2 इमेजेस की फाइल मेरे पास है। मैं क्या करता हूँ, पुराना जो भी टेक्स्ट था उसको रिमूव कर देता हूँ और CSS भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फिर से क्रिएट करेंगे एक डिव डिव ले लेते हैं हम, क्योंकि देखिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बॉडी के अंदर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को। और H1 के अंदर भी हम ऐसा कर सकते हैं, मगर कभी कभार क्या होता है, हमको सिर्फ एक सेक्शन के लिए चाहिए होता है बैकग्राउंड कलर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिव बना सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लास दे सकते हैं हम, या फिर आईडी। तो मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीजी, क्योंकि बैकग्राउंड के लिए शॉर्टकट में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर जो है पैराग्राफ टैग बना देंगे हम। और पैराग्राफ टैग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो lorem 12, तो ये डमी टेक्स्ट के लिए मेरे पास एक प्लगइन है, तो टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको बार बार। तो मैं 2-3 बार यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश, ओके, कलर आ रहा है, हमने क्योंकि इसमें सेव नहीं किया था ना CSS की फाइल को, तो सेव किया, वापस चलते हैं। तो अब नॉर्मली शो हो रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या टारगेट करेंगे, सबसे पहले जो हमारी क्लास है बीजी के नाम से, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे। तो कलर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रे कलर कर देंगे, या फिर हम क्या करते हैं लाइट कलर ले लेंगे, लाइट ब्लू। इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर इतने जो सेक्शन का कलर है वो लाइट ब्लू हो गया। तो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से काम में आता है। अगर हम बॉडी को देंगे, देखिए हम बॉडी को भी दे देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी को डायरेक्टली स्पेसिफाई करेंगे बॉडी, और यहाँ पे हम लिख लेंगे बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन। तो हमने बॉडी का कलर कर दिया लाइट ग्रीन। इतना लिख के सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बॉडी का कलर जो है लाइट ग्रीन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, इमेज के लिए बैकग्राउंड इमेज। तो इमेज कैसे हम सेट करेंगे, तो हम बॉडी के लिए भी इमेज सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे आपको क्या करना है, URL देना है। तो URL लिखते हैं हम, और उसके अंदर जो है हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी इमेज की लोकेशन कहाँ है। तो मेरे पास क्या है, इमेज का फोल्डर है, उसके अंदर 2 इमेजेस की फाइल है, और ये जो है रूट डायरेक्टरी में।
अगर कोई और डायरेक्टरी में रहेगा तो मेरे को वहां पर जंप करना पड़ेगा। तो सेम डायरेक्टरी में है तो मैं डायरेक्ट इमेज लिख सकता हूँ, इमेजेस का फोल्डर, और उसके अंदर मेरे पास है banner1 png। तो इतना लिख के मैं क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा। वापस चलते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए बैकग्राउंड में जो है इमेज आ गई। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, एक चीज और नोटिस करेंगे आप। तो यहाँ पर इमेज जो है वो रिपीट हो रही है। यहाँ से देखिए कट करके ये वाला पार्ट जो है डबल से आ रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, नो रिपीट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड रिपीट, और इसको करना है नो रिपीट। इतना लिख के आप सेव करें, वापस चलते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर एक फिक्स साइज मिल जाएंगी हमको इमेज की। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। और ऊपर से देखिए थोड़ा सा हमको जो है स्पेस मिल रहा है, उसको भी हम कैसे कम कर सकते हैं वो देखेंगे थोड़ी देर में। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रोलेबल इमेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इसका जो अटैचमेंट है बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसको जो है यहाँ पर फिक्स कर देना पड़ता है। तो फिक्स का मतलब क्या है कि हम जितना भी कंटेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ स्क्रॉल होगा। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा कंटेंट जो है ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, जब तक कि वो नीचे नहीं चला जाता। तो इतना काफ़ी आई थिंक। अब इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। और मैं यहाँ पे देखिए जैसे स्क्रॉल करूंगा तो अच्छा बैक का जो है बराबर से शो नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, बॉडी के बदले जो है इस बीजी को जो है ये प्रॉपर्टीज असाइन कर देते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज और फिक्स, यहाँ से मैं कट करके नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बराबर से शो नहीं हो रहा है ना हमको। तो हमारे डिव के अंदर जो है बैकग्राउंड इमेज लग चुकी है। अब मैं स्क्रॉल करूंगा तो देखिए हमारी इमेज जो है वो चेंज नहीं हो रही, वो एक फिक्स पोजीशन में है। तो इस तरीके से जो है आप अपने यूआई को इनहेंस कर सकते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल है। हम इसमें प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपको और इसमें अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। अभी तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे तब भी जो है इमेज नहीं हिल रही है। तो ये होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट की वजह से। तो आई थिंक इतना काफी है बैकग्राउंड के लिए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं बॉर्डर्स एंड आउटलाइन के बारे में। तो दोनों का काम सेम है, बस क्या है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको समझना चाहिए। आउटलाइन ज्यादातर जो है बटन्स के लिए यूज किया जाता है, और बॉर्डर्स हम कोई भी एलिमेंट को बॉर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पे उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, दोनों की प्रॉपर्टीज देखेंगे आप तो सेम है। दोनों में कलर है, स्टाइल है, विड्थ है। तो बॉर्डर के लिए हमको सिर्फ बॉर्डर लगाना पड़ता है, और आउटलाइन के लिए सिर्फ आउटलाइन, और उसके बाद में इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हम चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट में, और ये पुराना एग्जांपल है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देता हूँ, न्यू फाइल, और इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर रख देंगे बॉर्डर डॉट HTML। और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ फर्स्ट वाले में, और इसको हम क्या करेंगे, HTML5 बना देंगे। और यहाँ पे मैं करता हूँ बॉर्डर एग्जाम्पल, इतना लिख के सेव कर लेते हैं। और CSS हम क्या करेंगे, सेम जो है यही वाली CSS यहाँ पे ऐड कर देंगे। और मेटा को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है हमको मेटा की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक, और रिलेशनशिप जो है स्टाइल शीट रहेगा। टाइप आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर रहने दें, और href आपको लिखना ज़रूरी है, और उसके अंदर आपकी फाइल का पाथ। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ कर देता हूँ, और ब्राउज़र में इसको एक बार ओपन कर लेंगे। तो न्यू टैब, पेस्ट एंड गो। तो देखिए इसका डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट किया हुआ था ना बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर। तो इतना कुछ अभी फर्क नहीं पड़ेगा हमको। हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बॉर्डर इस्तेमाल करना है। तो हम जो है किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम p टैग ले लेते हैं, और p टैग के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बॉर्डर लिख लेते हैं। सबसे पहले बॉर्डर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनलाइन स्टाइल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक इनलाइन स्टाइल सही रहेगा, क्योंकि इजीली एक एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है बॉर्डर। अब बॉर्डर के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि कितने पिक्सल का हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 पिक्सल, और उसके बाद में यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। वापस चलते ब्राउजर पर, रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर का एग्जाम्पल तो आ रहा है, लेकिन बॉर्डर हमको शो नहीं हो रहा है। इसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर स्टाइल डिफाइन करना पड़ता है। स्टाइल कैसे हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ सॉलिड, और यहाँ पे मैंने लिखा सॉलिड, और सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है। तो डायरेक्टली हम 1 पिक्सल लिखेंगे तो उससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि इसकी ये विड्थ है। और जैसे हम उसके बाद में स्टाइल लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर
बॉर्डर स्टाइल, फिर कलर भी हम ऐड कर सकते हैं। तो कलर हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर इसके ही बाद में हम क्या करेंगे, कलर भी लिख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड और सेव करेंगे, वापस चलते हैं रिफ्रेश, तो देखिए रेड बॉर्डर हमारे पास शो हो रहा है। तो ये क्या है, शॉर्ट हैंड सिंटैक्स है, नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी तरह जो है एक एक बार लिखना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम जो है शॉर्ट हैंड सिंटैक्स का इस्तेमाल करें। और आप जो है इसको और W3 स्कूल पर से जो है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब सॉलिड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉटेड, डॉटेड लिखा, चलते हैं वापस रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से, और जूम करके बताता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कुछ डॉटेड शेप में हमको जो है यहाँ पर बॉर्डर मिलता है। तो इसमें बहुत सारी किस्म के हैं, जैसे कि 7 से 8 टाइप के यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब इसी तरीके से हम जो है आउटलाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आउटलाइन में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चलिए वापस चलते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और पी टैग ले लेंगे, तो पी टैग, और यहाँ पे पी को क्लोज किया, और यहाँ पे हम लिखेंगे आउटलाइन टेक्स्ट एग्जाम्पल, और यहाँ पे इनलाइन स्टाइल हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पे लिखना है आपको आउटलाइन, और यहाँ पे आउटलाइन हम दे सकते हैं 1 पिक्सल, और अगेन सॉलिड कर देंगे हम इसको, और कलर इसका कर देते हैं ये बार ब्लू कलर, इतना लिख के सेव कर लेंगे। चलते हैं ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आउटलाइन कुछ इस तरीके से काम करती है। तो ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, आपको सेम ही लगेगा। लेकिन ज़्यादातर हम जो है बटन्स के लिए यूज़ करते हैं, जब हमको जो है आउटलाइन वाले बटन्स चाहिए, तब जो है हम यहाँ पर आउटलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं मार्जिन्स के बारे में। तो मार्जिन्स क्या है, देखिए हमारे पास जो है स्पेसिंग के लिए जो है मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मार्जिन क्या करता है, ये जो है आउटर जो है स्पेसिंग हमको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड सिंटैक्स है उसका मार्जिन, या फिर आप यूज कर सकते हैं मार्जिन बॉटम, टॉप, लेफ्ट, और टॉप बॉटम हो गया, और लेफ्ट राइट रहेगा। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे इसके लिए जो है यहाँ पर चलते वापस सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और पी ले लेते हैं, पी टैग, और पी टैग को क्लोज किया। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन एग्जाम्पल, और इसके नीचे एक और पी ले लेता हूँ मैं, पी टैग हमने यहाँ पर एक और ऐड किया। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक आईडी दे देते हैं। आईडी हम लिखेंगे मार्जिन की, मार्जिन आईडी, और इस आईडी को हम जो है हमारे एक्सटर्नल CSS फाइल में टारगेट करेंगे। तो बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर आईडी है तो हैश का सिंबल, और यहाँ पर मार्जिन आईडी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे मार्जिन टॉप, और यहाँ पे हम दे देंगे 20 पिक्सल। तो फिलहाल हम जो है HTML को सेव करते हैं और चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। यहाँ पे पेज को रिलोड किया, और मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल जो है रेगुलर स्पेसिंग मिल रहा है हमको, जैसे पैराग्राफ ये एंड हो रहा है तो एक लाइन ब्रेक मिलता है हमको, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। अब जैसे हम यहाँ पे मार्जिन 20 पिक्सल लिखेंगे, या मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो हमको टॉप से मार्जिन मिलेगा। तो यानी कि टॉप से जो है हमको यहाँ पर स्पेसिंग मिलेगा इस वाले के लिए। तो रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ से 50 पिक्सल का हमको यहाँ से मार्जिन मिला है। तो इस तरीके से मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो अब हम क्या करते हैं, मार्जिन लेफ्ट का ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ पर हम इसको 100 पिक्सल कर देते हैं। तो यहाँ से 100 पिक्सल किया हमने, रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पे हमको 100 पिक्सल का जो है मार्जिन मिलेगा। तो ये गैप है, ये आउटर स्पेस है। तो आप चाहे तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट। अगर आप सिंपल जो है एक मार्जिन की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ मार्जिन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, इतना लिख के सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर हमको टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से, चारों जगह से जो है यहाँ पर मार्जिन मिल गया। तो इस तरीके से मार्जिन की प्रॉपर्टी काम में आती है। सेम उसी तरीके से हमारे पास होता है पैडिंग। तो पैडिंग क्या है, ये इनर स्पेस है, यानी कि इसके अंदर जो है हमको स्पेस मिलता है, तो उसका भी यूज हम कर सकते हैं। सेम प्रॉपर्टीज है दोनों के लिए, बस मार्जिन के लिए मार्जिन और पैडिंग के लिए आपको पैडिंग लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेंगे हम, और यहाँ से मैं जो है मार्जिन, अच्छा रहने देते हैं मार्जिन को, मैं एक यहाँ पे डिव ले लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर जो एक डिव लिया, और इसके अंदर एक आईडी सेट कर देते हैं हम,
पैड करके और इसके अंदर हम एक पी टैग ले लेंगे, पैडिंग एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ। और यहाँ पर इस div की आईडी को हम एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर हैश का सिंबल और यहाँ पर पैड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे। तो बैकग्राउंड कलर, और कलर हम इसको कर देंगे लाइट ब्लू कर देते हैं। और यहाँ से इसको सेव करके एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, बॉडी का जो कलर है उसको रिमूव कर देता हूँ, सेव, रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर हमको कलर शो हो रहा है। और नीचे लाइन ब्रेक भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेसिंग मिल जाए हमको। तो यहाँ पे हम लाइन ब्रेक के लिए जो है BR टैग का इस्तेमाल करते हैं और मल्टीपल टाइम हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको, तो थोड़ा नीचे हमको स्पेसिंग मिल जाएगा। अब रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। हालांकि इसको आउटर में करता हूँ वरना ये आप पैडिंग समझ लेंगे। अब ये डिव के बाहर मैंने किया तो अब परफेक्ट नजर आ रहा है। तो ऊपर वाला मार्जिन के लिए था, अब जो है पैडिंग जो होता है इनर मार्जिन होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड को जो है कलर किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैडिंग सेट करेंगे। तो पी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग तो टॉप बॉटम आप चारों तरफ से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे। पैडिंग यहाँ पे हम कर लेते हैं 30 पिक्सल। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए लेफ्ट से 30, टॉप से 30, राइट से 30 और यहाँ पर बॉटम से भी हमको 30 पिक्सल मिल जाएगा इनर मार्जिन। अब ये इनर है, मार्जिन में आउटर मिलता है हमको। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप बॉर्डर बॉक्स का एग्जांपल देख सकते हैं। तो गूगल में आप सर्च जरूर करें बॉर्डर बॉक्स, तो उससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छी हो जाएगी कैसे मार्जिन यूज करना है और कैसे पैडिंग यूज करना है। अब बात करते हैं स्टाइलिंग फॉर इमेजेस। तो इमेजेस में हम क्या क्या चीजें स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं, उसकी हाइट सेट कर सकते हैं, विड्थ, और बॉक्स शेडो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस सबलाइन पर, और एक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको भी नो कर दूंगा, मॉडिफाई, ठीक है। सेव कर देते हैं हम इसको, और यहाँ से मैं इसको भी कट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखते हैं images.html। और यहाँ पे इसको HTML5 का स्केलेटन बना देंगे। टाइटल भी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, इमेजेस एग्जाम्पल, इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ और कॉपी फाइल पाथ। ब्राउजर में इसको ओपन कर लेंगे हम एक बार, पेस्ट एंड गो। तो यहाँ पे फिलहाल इमेजेस एग्जाम्पल का टाइटल हमको शो है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनलाइन स्टाइल ही देख लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इमेज टैग ले लेता हूँ, तो img, और src के अंदर आपको जो है यहाँ पर उसका पाथ देना पड़ता है। तो मेरे पास इमेजेस का फोल्डर और उसके अंदर मेरे पास एक डेमो JPG की फाइल है, इतना लिख के सेव करता हूँ, रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे इमेज परफेक्टली शो हो रही है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए स्टाइलिंग के लिए तो इनलाइन स्टाइल मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। आप जो है यहाँ पर एक्सटर्नल स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, इसको न्यू लाइन पर ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पे बॉर्डर सेट कर देंगे। तो बॉर्डर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 पिक्सल कर देता हूँ मैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का हम यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर देंगे। इतना लिख के सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर हमारी इमेज को जो है बॉर्डर लग के आ गया। तो आप कितने भी पिक्सल का दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ मैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे मिलेगा हमको बॉर्डर, कुछ इस तरीके से। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेडियस भी सेट कर सकते हैं बॉर्डर का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए आप डायरेक्टली एग्जांपल समझ लेंगे। 5 पिक्सल, रिफ्रेश। तो देखिए आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया। तो आप ये कॉर्नर के एजेस को जो है यहाँ पर फिर से देखिए, मैं क्या करता हूँ, इसको और बढ़ा देता हूँ, 15 पिक्सल कर देता हूँ और चलते वापस सेव। तो देखिए ये कैसे राउंडेड हो गए। तो बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी भी आप दे सकते हैं इमेज के लिए। और हाइट विड्थ तो आपको पता है, आप इजीली जो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हाइट एंड विड्थ को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ हाइट, और हाइट में इसको मैं कर देता हूँ 600 पिक्सल। और आप चाहे तो परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। तो 600 पिक्सल ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है। तो ये नॉर्मल हमारी स्क्रीन है। तो ये 600 पिक्सल का हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको 500 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम कर देंगे 500, और हाइट हमने ऐड कर दी। इसके बाद में विड्थ भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू ले लेते हैं ये बार
100%, तो फुल विड्थ यहाँ पर ले लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से फुल विड्थ आ रहा है। इस तरीके से जो है आप हाइट एंड विड्थ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ जो है 90% कर देता हूँ, 90%, रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमको शो होगा। तो इसके साथ में आपको खेलना पड़ेगा, तभी आपको जो है यहाँ पर इसकी सही प्रॉपर्टीज जो है समझ आएंगी। अब बात करते हैं कर्सर्स के ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑन होवर पे जो है डिफरेंट कर्सर्स शो करा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं। मैक्सिमम जो यूज होता है पॉइंटर, और यहाँ पर ऑटो तो बाय डिफॉल्ट होता है। आई डोंट थिंक कि दूसरा कोई और भी ज़्यादा यूज होता है। ये डिपेंड करता है आपके वेबसाइट में आप क्या बना रहे हैं, उसके हिसाब से जो है यहाँ पर हम शो कराते हैं। तो चलिए इसका एक क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इमेज है हमारे पास, तो इमेज पे जैसे होवर करोगे तो ये नॉर्मल जो है हमारा कर्सर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कर्सर चेंज कर देंगे। तो इसका स्टाइल मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ पूरा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कर्सर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पॉइंटर, क्योंकि ये पॉइंटर की तरह ही ज़्यादातर यूज होता है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हैंड सिंबल हमको नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कर्सर सिंबल हो गया। उसी तरीके से हमारे पास होता है हेल्प। तो हेल्प का सिंबल भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ऐड होगा। तो आई होप आपको दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस हेयर। तो क्रॉस हेयर में क्या है, ये सारी चीजें हमने जो है देखी हुई है, या फिर हम रेगुलर में देखते हैं। तो इस तरीके से प्लस का साइन आएगा, अगर आप नोटिस करेंगे तो आई होप आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर क्रॉस हेयर आता है। जैसे भी कोई चीज को हम सेलेक्ट करते हैं उसके लिए क्रॉस हेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट है मूव रिसाइज। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर मूव रिसाइज हम कर देंगे। आई होप ये काम करे, रिफ्रेश। तो ये तो काम नहीं कर रहा है। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट के साथ भी चलती है, तो हम इसको रहने देते हैं। मैक्सिमम तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, और प्रोग्रेस करके भी आता है आई थिंक। इतना सेव करते हैं, चलते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए इस तरीके से जो है लोडिंग एनिमेशन आपको देखने मिलेगा। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से लोडिंग एनिमेशन यहाँ पर शो होता है। तो अगर आपको कर्सर से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। जो मोस्ट कॉमन है, हम जो है पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंटर क्या है, अगेन हैंड सिंबल है। रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से हैंड का सिंबल आता है। अब बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। देखिए डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लेआउट क्रिएट करेंगे या कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्सिव बनाना है आपको, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बेसिक डायमेंशन आपको पता है, हाइट एंड वेट। कोई भी एलिमेंट की, टैग की, या फिर हम जो एसेट ले रहे हैं उसके अंदर जो है हम हाइट एंड विड्थ उसकी सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास लाइन हाइट है। अगर आप वर्ड यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि लाइन हाइट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है बराबर से जो है यहाँ पर टेक्स्ट की लाइन को सेट कर पाए। इनकेस हमको अगर यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, कस्टमाइज करना है, तो हम लाइन हाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से मिनिमम हाइट हम सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट भी सेट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट की। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं हम कि हमारे पास क्या है। फिलहाल जो है ये इमेज का एग्जांपल है, तो इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं, और ये हमारा पेज है। अब पेज को मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लाइट ग्रे। लाइट ग्रे हमने लिखा, या फिर हम लाइट जो है इसको ब्लू कर देंगे, क्योंकि ग्रे कभी कभार नहीं दिखता है। लाइट ब्लू। अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये बॉडी में हमारे पास अलग कलर हो गया। अब यहाँ पे हम एक डिव ले लेंगे, और यहाँ पर इस डिव को क्लोज किया, और इसके अंदर हम जो है सिंपली बिना टैग के भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ये शो करता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी स्टाइलिंग कर देंगे। तो इनलाइन स्टाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप एक्सटर्नल स्टाइल का इस्तेमाल करें। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मिन हाइट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल देखिए मैं क्या करता हूँ, इतना लिख के इसको सेव कर लेता हूँ, और रिफ्रेश करूंगा तो देखिए अभी सिर्फ एग्जाम्पल करके हमको शो कर रहा है। और इसका बैकग्राउंड कलर सबसे पहले चेंज करता हूँ मैं। तो बैकग्राउंड कलर, और इसको हम कर देंगे वाइट। रिफ्रेश, तो देखिए वाइट कलर में आ रहा है। अब इसकी मिनिमम हाइट हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, लिखना है मिन हाइफन हाइट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 500 पिक्सल कर देता हूँ। इतना लिख के सेव किया, रिफ्रेश करूंगा तो देखिए इस डिव नेम
500 पिक्सल की जगह ले ली। हालांकि इसमें क्या है, सिर्फ एक टेक्स्ट है, मगर फिर भी हमने क्या किया है, यहाँ पर असाइन किया है कि मिनिमम इसकी हाइट जो है 500 पिक्सल होना चाहिए। तो उसने क्या किया, 500 पिक्सल की जगह यहाँ पर एक्वायर कर लिया। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है, मिन हाइट, मिन विड्थ, तो ये मैक्स विड्थ, ये जो है आपके एप्लीकेशन या वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत यूजफुल है। मीडिया क्यूरी जब हम देखेंगे तो उसमें इसकी आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट को भी हम स्टाइल कर सकते हैं सीएसएस की मदद से। देखिए, काफी बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज है। हम जैसे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें रियल टाइम में सीखेंगे। तो ये क्रैश कोर्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। उसके बाद में आप जो इजीली कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो लिस्ट के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि लिस्ट स्टाइल टाइप। जैसे हम टाइप ऐड करते थे, उसके अंदर अपर केस ए, लोअर केस ए या फिर रोमन जो हम ऐड करते थे, तो हम क्या कर सकते हैं, वो CSS की मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्टाइल की पोजीशन, फिर उसके अंदर जो है हम इमेज भी शो करा सकते हैं, और लिस्ट स्टाइल। तो ये काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर भी। तो यहाँ पर ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। हालांकि जो यूज़ होती है वो लिस्ट स्टाइल टाइप होती है। बाकी तो इतना आई डोंट थिंक इतना यूज़ होता है। फिर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेंगे। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसकी मिन हाइट को जो है कैंसिल कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। इतना लिख के सेव किया, वापस एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ठीक है, ये नॉर्मल यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट को शो कराएंगे। तो इस इमेज के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक OL ले लेता हूँ, OL फॉर ऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, LI ऐड कर देंगे, यानी कि लिस्ट आइटम। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आइटम 1। इसी को हम जो है मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जो इसका नाम चेंज करना है, 2 3, और इतना लिख के सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इसका टाइप भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए OL है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनलाइन स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप। और इसको जैसे ही मैं नन करता हूँ तो देखिए क्या होता है। अब रिफ्रेश करूंगा, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, और रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर जो टाइप आ रहा था वो चला गया। तो इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम जो है नेविगेशन बार भी क्रिएट कर सकते हैं इजीली। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ सर्कल, लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ पे मैंने ऐड किया सर्कल, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब जो है सर्क्यूलर में आ रहा है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर भी ऐड कर सकते हैं। तो स्क्वायर, वापस आते हैं, रिफ्रेश, तो ये स्क्वायर में आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इमेज कैसे हम ऐड करेंगे देख लेते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ऐड करना है लिस्ट स्टाइल, और यहाँ पे इमेज। और इमेज के अंदर आपको लिखना है URL, और इस URL के अंदर आपके इमेज का पाथ। तो हमारे पास इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर जो है एक इमेज है, डेमो JPG। इतना लिख के मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट जो है हमारी कुछ इस तरीके से शो होंगी, आइटम 1। क्योंकि देखिए इमेज का साइज थोड़ा अलग है, इसलिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है स्मॉल इमेज सेलेक्ट करके लाना पड़ेगी, जो कि गिफ इमेज भी होती है ना, कुछ एरो का सिंबल कुछ इस तरीके से। तो वैसा आपको यहाँ पर ढूंढ के लाना पड़ेगा इमेज को, और यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, वरना कुछ इस तरीके से ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो मेरे पास अभी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। आप जो है इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, वापस से कट कर देता हूँ, वापस से सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया, और लिस्ट गायब हो गई यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक डबल कोटेशन मार्क भूल चुके थे। रिफ्रेश, तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल आ चुकी है लिस्ट। तो इस तरीके से जो है आप लिस्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई नो बहुत छोटा एग्जांपल है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए ज्यादातर क्या है कि आप जो है इन फ्यूचर CSS फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हमको रेडीमेड मिल जाती है, तो इतना हमको इस पर खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब बात करते हैं लिंक्स के बारे में। तो लिंक्स को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो लिंक को स्टाइल करने के लिए यहाँ पर 3 वे है। यहाँ पर देखिए A:लिंक। तो सबसे पहले जो लिंक रहेंगी उसको हम यहाँ पर स्टाइल करने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। उसके बाद में विजिटेड और एक्टिव। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं W3 स्कूल का एक बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पिंक में जा रहा है, और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अलग से जो है पेज ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप भी जो है इसको कलर कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, वापस चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
एक एंकर टैग ले लेंगे, तो पी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पी के अंदर लिखेंगे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइपरलिंक एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ही जो है एक एंकर टैग ले लेंगे ए, और यहाँ पर href का एट्रीब्यूट होता है, तो इसको फिलहाल के लिए एम्प्टी रहने देंगे, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं होम, इतना लिख के सेव करता हूँ, चलते ब्राउजर में, और यहाँ पर है रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर होम का हमको मिल रहा है, क्लिक करेंगे तो देखिए रेड कलर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्टिव लिंक बन रही है हमारी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे कलरिंग की जाती है, यानी कि जब विजिटेड हो, एक्टिव हो, तो क्या कौन सा कलर हमको ऐड करना है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि हम जब भी लिंक्स क्रिएट करेंगे तो ज़्यादातर तो हम जो है बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि CSS का फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, getbootstrap.com पर आप विजिट करें, और यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली जो डॉक्स पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको जो है सारा इंस्टॉलेशन कैसे उसको यूज़ करना है मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है सर्च कर सकते हैं, जैसे कि लिंक यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे, कलर लिंक आपको मिल जाएंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिंक प्राइमरी, लिंक सेकेंडरी, तो इस तरीके से भी आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। तो लास्ट में मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमको देखिए ज़्यादा मैनुअल सीएस अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्योर सीएसएस आजकल कोई भी यूज़ नहीं करता। सब जो है सीएसएस का फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। बस उसमें थोड़े कस्टमाइज़ करने के लिए जो है हम सीएसएस यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये कलर है, अब हमारा जो है फ़ेवरेट कलर इसमें नहीं है, तब क्या करेंगे? तब जो है हम मैनुअल सीएसएस का यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल यहाँ पर एक एग्जांपल में देख ही लेते हैं, जैसे कि इनलाइन स्टाइल ऐड करता हूँ मैं। हम यहाँ पे इसका कलर सेट कर सकते हैं, कलर मैं कर देता हूँ इसका रेड, पर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर रेड हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो इसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं, या फिर आप जो है W3 स्कूल को फॉलो करें, तो बहुत सारे बहुत अच्छे यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे CSS से रिलेटेड। तो ये हमारा क्रैश कोर्स था, इसमें हमने कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया है, क्योंकि हम जो है ज़्यादातर जो है बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं रेगुलर प्रोजेक्ट में भी, तो मैंने सोचा इसमें ज़्यादा बता के आपको मतलब नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है मिनी प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये क्रैश कोर्स छोटा सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर कुछ और इसमें डिटेल्स जाननी थी जो कि रह गई है। ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर नहीं किए, क्योंकि हमको सिर्फ क्रैश में इतना समझाना था कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज कैसे हम यूज कर सकते हैं CSS में। बाकी हम जो है प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे, तो वहां पर आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएंगी।